कोसी नदी के किनारे पर भरतपुर नामक एक गांव था और दूसरे किनारे पर बड़ा सा जंगल था। जंगल में हर तरह के जानवर रहते हैं। शेर सिंह जंगल का राजा है, मगर अब वो बूढ़ा हो चुका है। अब वो पहले की तरह आसानी से शिकार नहीं कर सकता। शेर खान की ऐसी हालत देखकर युवा शेर उसका मजाक उड़ाते हैं। ओ शेर खान चाचा, आज हमें खरगोश का गोश्त खाने का मन हुआ है। आज हमें खरगोश का शिकार करके खिलाइए ना। अब खरगोश का शिकार करना मेरे बस की बात नहीं है पुत्र। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अरे यार, खरगोश तेज भागता है और चाचा तो बूढ़े हो चुके हैं। अब कोई ऐसा प्राणी बता जिससे चाचा मार सके। चाचा, कछुआ मार सकते हो? हम कछुए से ही काम चला लेंगे, है ना टेंगो? हाँ चार्ली। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और नहीं तो क्या, अब आप बूढ़े हो चुके हो। आपको समझदारी से राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए। और हम जैसे युवा शेर को जंगल का राजा बनाना चाहिए। हाँ, हम युवा भी हैं और ताकतवर भी। अभी तुम बच्चे हो। राजा बनने के लिए ताकत की नहीं, अकल की जरूरत होती है, तजुर्बे की जरूरत होती है। तो हम क्या बेवकूफ हैं? जमाना बदल गया है चाचा, तुम्हारी सोच पुरानी हो गई है। नई जनरेशन काफी अक्लमंद है। अब खुद अपनी तारीफ करते रहोगे या मुझसे अक्लमंद हो ये साबित करके भी दिखाओगे? हाँ हाँ, जरूर दिखाएंगे। मगर ये बताओ कि हम आपसे ज्यादा अक्लमंद हैं, ये साबित करने के लिए करना क्या होगा? नदी के दूसरे किनारे पर वो इंसान नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल नजर आ रहे हैं। आज मुझे इंसान का गोश्त खाने का मन हुआ है। अगर तुम उन्हें वहाँ से यहाँ बुला कर दिखाओ तो तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद। चाचा, हमको बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुमसे शिकार होता नहीं है, इसलिए हमसे शिकार करवा के पेट भरना चाहते हो। और पेट भरकर हमको बोल दोगे कि जाओ बच्चों, तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो। नहीं, अगर इंसान को वहाँ से लाने में कामयाब रहोगे तो मैं तुम्हें जंगल का राजा घोषित कर दूंगा और साथ में ये सोने के कंगन भी गिफ्ट दूंगा। ये कहकर शेर खान ने सोने के कंगन वहाँ रख दिए। अब दोनों युवा शेरों ने नदी के दूसरे किनारे पर टहलते हुए इंसानों को अपने पास बुलाने का प्रयास शुरू कर दिया। ए भाई, अरे ओ भाई, जरा रुक जाओ। मेरी बीवी बीमार है, तुम यहाँ आओ और मेरी बीवी को हॉस्पिटल ले जाने में मदद करो। अबे, तो इतना भी अक्लमंद नहीं है, तू हम इंसानों को बेवकूफ बना देगा। नहीं नहीं भाई, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। अबे चुप, मुझे मालूम है मैं वहाँ आऊंगा तो तू मुझे मार डालेगा। मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, एक बार और कोशिश करके देखो। हाँ हाँ, अब मैं ट्राई करता हूँ। ओ सेठ, अरे ओ मारवाड़ी सेठ, अरे राम राम सेठ। देखा भगवान, जंगल का शेर भी अब हमारी इज्जत करे। तने देखा, शेर ने मने राम राम किया। सेठ जी, इस बार जंगल में आम की भी पैदाइश काफी हुई है। आपको चाहिए उतने आम आप यहाँ आकर के ले जाओ, बिल्कुल फ्री में। अरे वाह, ढेर सारे आम हमें मुफ्त में मिल रहे हैं। अरे चलो भगवान, जंगल में आम लेने जाते हैं। चाचा, हमको जंगल का राजा घोषित करने को तैयार हो जाओ और साथ में सोने के कंगन भी देना मत भूलना। दिल्ली अभी दूर है पुत्र, अभी तो मारवाड़ी जंगल में आया नहीं है। आया नहीं है तो आ जाएगा, तनिक धीरज रखिए चाचा। मुफ्त में आम लेने की लालच में मारवाड़ी जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया था, मगर चलते चलते उसके पत्नी ने मारवाड़ी सेठ को जंगल में जाने से रोका। और रुको जी, हमें जंगल नहीं जाना है। अरे कहीं बके है,
जंगल में मारे को ढेर सारे आम मुफ्त में मिल रहे हैं और तू जंगल में जाने से मना कर रही है। हाँ, मुफ्त की लालच में आप भूल गए हो कि आम की सीजन चली गई है। वो शेर हमारा शिकार करने के लिए आपको लालच दे रहा है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया कि ई वक्त पेड़ पर आम कोनी हुए हैं। अरे ओ शेर के बच्चे, मने बेवकूफ समझ रखे हो है कहीं? आम के बहाने बने अठे बुलार शिकार करो चाहे है। नहीं, मैं वाकई तुम्हें ढेर सारे आम देना चाहता हूँ। अरे चाचा, मैं लालची जरूर हूँ पर थारे जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। अब किसी और को उल्लू बनाना। शिकार को फंसाने के लिए ताकत के साथ अकल की भी जरूरत होती है, जो तुम में नहीं है। देखो चाचा, हम तीनों में से कौन अति ज्ञानी है ये फैसला होना बाकी है। हाँ, माना कि हम दोनों इंसान को यहाँ बुलाकर नहीं ला पाए, मगर आपने भी तो नहीं बुलाया। आप इंसान को यहाँ बुलाकर दिखाओ, तब आपको हम मान जाएंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें लाख टके की बात कहता हूँ। इंसान बड़ा लालची जानवर है, उसे फंसाना बिल्कुल आसान है। देखो अब मैं क्या करता हूँ। शेर खान ने सोने के कंगन अपने हाथ में लिए, फिर किनारे की तरफ देखकर सोचने लगा। अगर निशाना सटीक लगाओ तो वार कभी खाली नहीं जाता। शिकार को आसानी से फांसने के लिए मुझे लालची इंसान का चयन करना होगा। किनारे पर आते जाते लोगों को देखकर शेर खान उनका अनुमान लगाने लगा। आज मेरा जन्मदिन है, बताओ मेरे जन्मदिन के लिए क्या गिफ्ट लाए हो? डार्लिंग, देखो मैं तुम्हारे लिए असली हीरे की अंगूठी लाया हूँ। वाओ, ये तो काफी महंगी लगती है। अरे नहीं यार, ये तो सिर्फ 5 लाख रुपए की है। ये देखकर शेर खान सोचने लगा। ये तो काफी पैसे वाला लगता है। इसे मैं सोने के कंगन देने की लालच दूंगा तो ये नहीं फंसेगा। कोई दूसरा शिकार ढूंढना पड़ेगा। उसकी नजर एक कंजूस मक्खी चूस पर पड़ी। क्या? अरे नहीं बाबा, इतनी महंगी चीज लेकर हम क्या करेगा? अरे बाबा, हमने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है, वो क्या तुम्हें इतनी आसानी से दे देगा? मैं मेरी चाय में से मक्खी तक नहीं निकालता, मक्खी के साथ ही चाय पी जाता हूँ मैं। हाँ, मेरा दंत मंजन करने का ब्रश घिस जाता है ना, तब मैं ब्रश को फेंकता नहीं हूँ, घिसे हुए ब्रश से पैजामे में नाड़ा डालता हूँ, समझा क्या? कंजूस इंसान की बात सुनकर शेर खान को यकीन हो गया कि उस कंजूस इंसान को कंगन की लालच देकर फंसाया जा सकता है। फिर शेर खान ने उससे आवाज लगाई। ए भाई, जरा सुनो तो। भाई, शक्ल से तो तुम बड़े दयावान दिखते हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? दरअसल मैं बीमार शेर हूँ, बुढ़ापे की वजह से ज्यादा चल भी नहीं सकता। मुझे दवाई की जरूरत है। क्या तुम मेरे लिए एक फोन करके एम्बुलेंस बुला सकते हो? बदले में मैं तुम्हें सोने के कंगन दूंगा जो मेरे किसी काम के नहीं है। अरे वाह, एक फोन करने के बदले सोने के कंगन भी लेंगे, ये तो फायदे का सौदा है। तेरे लिए फोन करके एम्बुलेंस तो बुलवा सकता हूँ, मगर तेरा काम होने के बाद अगर तूने मुझे सोने के कंगन नहीं दिए तो? नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगा। अगर चाहो तो मेरा काम होने से पहले सोने के कंगन यहाँ आकर ले जा। ठीक है, मगर तुम्हारा क्या भरोसा, मैं सोने के कंगन लेने आऊँ और तुम मुझे खा जाओ तो? शायद तुम पढ़े लिखे नहीं हो। अरे भाई, हम शेरों के लिए शेरनी ही शिकार करती है, और वैसे भी मैं बीमार और बूढ़ा हूँ, फिर डर किस बात का? यहाँ आओ और सोने के कंगन ले जाओ। कंजूस आदमी सोने के कंगन लेने की लालच में आकर शेर खान के जाल में फंस जाता है। आखिर तुम आ ही गए। हाँ,
अब लाओ मेरे सोने के कंगन। हाँ, क्यों नहीं, पर एक बात जो मैं तुमसे कहना भूल गया वो तो सुन लो। हाँ हाँ, सुनाओ, क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था कि हम शेरों के लिए शेरनी ही शिकार करती है, मगर ये कहना भूल गया था कि अगर शेर भूखा हो तो कभी कभी खुद भी शिकार कर लेता है। वाह, क्या बात है चाचा, आपने तो साबित कर दिया कि ओल्ड इज गोल्ड। वो तो ठीक है, मगर मुझे ये बताओ, इस घटना से तुमने क्या सीखा? इस घटना से हमने सीखा कि लालच बुरी बला है। और दूसरी ये सीख मिली कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। हाँ, सही जगह पर सही वक्त पर अगर दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बिल्कुल सही बोले चाचा। क्या आप भी मेरी जगह पर जंगल का राजा बनना है? नहीं चाचा, ये जंगल आपका है और आप ही यहाँ के सिंघम हो। गिर के जंगल का राजा शेर सिंह था। शेर सिंह ने जंगल के कई प्राणियों को अपने मंत्रिमंडल में उच्च पदों पर नियुक्त किया था, जिसमें बाघ को प्रधानमंत्री बनाया था। ये बात चीते को पसंद नहीं थी। चीता खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता था, इसलिए वो हमेशा शेर सिंह की चापलूसी किया करता था। एक दिन शेर सिंह बाघ से कहता है, बघीरा, तुम्हारा प्रधानमंत्री का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। पूरे जंगल में ऐलान करवा दो कि अगले हफ्ते के रविवार को प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा। जो भी जानवर चुनाव लड़ना चाहता है वो इस रविवार तक अपना नामांकन फॉर्म भर दे। देखते देखते 5 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। चुनाव नज़दीक आ गए हैं और जंगल में विकास के कई काम बाकी पड़े हुए हैं। बघीरा, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम एक बहुत ही अच्छा सहयोगी प्रधानमंत्री रहे, परंतु इस जंगल का रूल को मानना पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि तुम फिर से चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बनकर मेरी मदद करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हम बाघ अपनी वफादारी के लिए ही जाने जाते हैं। तारीफ के लिए धन्यवाद। चीता सीधा बाघ के पास जाता है और अपना काम निकालने के लिए चापलूसी शुरू कर देता है। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। अरे आओ आओ चिंटू भाई, अब प्रधानमंत्री काहे का भाई? अब तो मैं तुम लोगों की तरह ही आम जानवर हूँ। तुमने सुबह सुबह राजा का आदेश सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। पता नहीं अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अरे बघीरा भैया, आपके सिवा इस जंगल में प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? आपके काम से सभी वनवासी खुश हैं। आज पूरे देश में हमारे वन का शासन सबसे अच्छा है। उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। तारीफ के लिए शुक्रिया। कई सालों से गिर वन का प्रधानमंत्री मैं ही हूँ। दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, तभी सही अर्थों में हमारा वन लोकतंत्र कहलाएगा। देखिए भैया, शेर के बाद बाघ ही होता है जो वन का वास्तविक शासक होता है। आप जैसा तेज तरार प्रधानमंत्री की ही हमारे गिरवन को जरूरत है। लेकिन आप सही भी हैं कि लोकतंत्र में दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन योग्य भी तो होना चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री के लिए आपसे अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं लगता। अरे वैसा कुछ नहीं है, तुम भी तो तेज, फुर्तीले और समझदार हो। तुम क्यों नहीं खड़े हो जाते चुनाव में? नहीं नहीं, बड़े भैया के रहते छोटे भाई प्रधानमंत्री बने, ये हो ही नहीं सकता। मैं तो आपके खिलाफ लड़ ही नहीं सकता। वैसे आप अगर अनाउंस कर दें कि आप मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो ये अलग बात है। आपके समर्थन से मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। भाई, मेरा समर्थन हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अगर प्रधानमंत्री बनोगे तो मेरे अधूरे कार्यों को पूरा करवाना आसान होगा। अरे भैया, आप और मैं अलग थोड़ी ही हैं। मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई ही माना है। चिंटू चीता चापलूसी कर बघीरा बाघ को अपने फेवर में ले लेता है। उसके बाद ये बात जंगल में आग की तरह फैला देता है कि बघीरा बाघ अगला प्रधानमंत्री के रूप में चिंटू चीता को चाहता है। चिंटू अब शेर सिंह के पास चापलूसी करने पहुंचता है। महाराज की जय हो। अरे आओ आओ चिपकू,
क्या हाल चाल है? कोई समस्या तो नहीं? अरे महाराज, आप जैसे राजा के होते हुए कोई कष्ट या समस्या हो ही नहीं सकती। हम लोग गिरवन निवासी धन्य हैं जो आप जैसा राजा हमें मिला। आप तो साक्षात भगवान हैं हमारे लिए। वैसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ ऊपर वाले का है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो 2-4 चक्कर गिरवन का लगा ही लेता था, सबकी खैरियत पूछ ही लेता था। लेकिन बघीरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी महाराज, आप और प्रधानमंत्री के रूप में बघीरा गिरवन के लिए सौभाग्य की बात है। हमारी कामना है कि आप 100 वर्ष से ज्यादा जिए और इसी तरह हम लोग राम राज्य में सुख चैन से जिए। बघीरा वाकई अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमारे राज्य के नियम के अनुसार प्रधानमंत्री का चुनाव होना ही चाहिए, इसलिए हमने चुनाव की घोषणा कर दी है। महाराज, आज सुबह बघीरा भैया मिले थे, बोल रहे थे कि अब उनकी उम्र हो गई है, थक गया हूँ, रिटायरमेंट चाहिए। लेकिन महाराज को कैसे कहें? अरे ऐसी बात है तो उसे बताना चाहिए, आखिर उसकी भी अपनी निजी जिंदगी है। मैं तो उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन उसका उत्तराधिकारी चुनना बहुत कठिन है। हाँ महाराज, मैंने भी उनसे यही बोला। तब वे बोले कि तुमसे अच्छा तेज तरार और कौन है जंगल में। वे मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ठीक ही तो कहा, तुम सबसे तेज दौड़ते हो, फुर्ती में तुम्हारा कोई जवाब नहीं, बलशाली और बुद्धिमान भी हो। इस तरह चिंटू चिता ने चापलूसी कर कर एक एक जानवर को अपने पक्ष में कर लिया और प्रधानमंत्री का चुनाव जीत गया और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। चीकू बंदर बहुत देर से खाने को ढूंढ रहा था। उसे कहीं भी खाना नहीं मिला तो वो एक पेड़ पर बैठकर खुद से बोलने लगा। पता नहीं जंगल में क्या हो गया है, कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा। एक तो मैं इतना छोटा हूँ कि सब मुझसे खाना छीन कर खा लेते हैं और मुझे कुछ खाने को मिलता ही नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे बैठे बैठे खाना मिल जाए। बहुत देर सोचने के बाद चीकू बंदर को एक तरकीब आती है। अब तो एक ही तरीका है, मुझे शेर खान का मंत्री बन जाना चाहिए। उसके डर से सारे जानवर मुझे खुद ही खाना दे देंगे। चीकू बंदर शेर खान के पास जाता है और कहता है, शेर खान, वैसे तो आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से आपसे अब शिकार नहीं हो पाता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप हमारे राजा हैं और राजा की सेवा करना हमारा धर्म है। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले आपको मुझे अपना मंत्री रखना होगा। शेर खान सोचते हुए मन में बोला, बात तो इसकी सही है। अब मुझसे ना तो इतना तेज दौड़ा जाता है और ना ही अब शिकार हो पाता है। अगर ये मेरी मदद करेगा तो मुझे शिकार करने में भी आसानी होगी। फिर शेर खान चीकू बंदर से कहता है, लेकिन मेरे पास तुझे बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तू चाहे तो एक बार और सोच ले। महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका मंत्री बनना है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है, तुम मेरे यहाँ पर मंत्री लग जाओ। कल से हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे। ठीक है, मैं कल सुबह आपके लिए एक शिकार का बंदोबस्त करके आऊँगा। फिर चीकू बंदर जंगल चला जाता है और जाकर सभी जानवरों से कहता है, सुनो सारे जंगलवासी, आज से मैं शेर खान के यहाँ मंत्री लग गया हूँ और शेर खान ने मुझसे कहा है कि अगर कोई भी मुझे खाना नहीं देगा तो मैं उसे शेर खान के हवाले कर दूं और महाराज उसे खा जाएंगे। उसके बाद अगले दिन चीकू बंदर देखता है कि लोमड़ी शिकार के लिए बैठी है, तो उसके पास जाता है और कहता है, अरे लोमड़ी, यहाँ पर क्या कर रही हो? इस जगह पर कोई अच्छा शिकार थोड़ी ना मिलता है। शेर खान की गुफा के पास बहुत अच्छे शिकार हैं। तुम वहाँ जाकर शिकार क्यों नहीं करती? तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और जल्दी शिकार भी पकड़ में आ जाएगा। वहाँ चली जाओ। अरे नहीं चीकू बंदर, वहाँ पर तो शेर खान रहता है, वो मुझे मारकर खा जाएगा तो मेरे परिवार का क्या होगा?
अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। मैं तुम्हें बता दूंगा जब शेर खान अपनी गुफा से बाहर आएंगे तो। लेकिन तुम तो शेर खान के मंत्री हो, तो तुम मेरा साथ क्यों दोगे? अरे मैं तो बस मंत्री इसलिए बना था कि ताकि तुम सब मुझे खाना देते रहो, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है। मैं किसी जानवर को भूखा थोड़ी न रहने दे सकता हूँ। चल ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। लोमड़ी उसकी बातों में आकर शेर खान की गुफा की तरफ चल देती है। चीकू बंदर शेर खान से कहता है, शेर खान महाराज, मैंने आज आपके लिए बहुत अच्छे खाने का बंदोबस्त किया है। लोमड़ी आ रही है, फिर आप उसका शिकार कर लेना। ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। खुद ही शिकार मेरे पास चलकर आ रहा है। चल तू भी बाहर जाके छुप जा, वरना वो तुझे मेरे साथ देख लेगी तो यहाँ से भाग जाएगी। धीरे धीरे शेर खान लोमड़ी के करीब आने लगता है। चीकू बंदर पेड़ के पीछे छुपा हुआ सब देख रहा था। शेर खान लोमड़ी का शिकार करने ही वाला था कि चीकू बंदर चिल्ला पड़ा, बचाओ बचाओ बचाओ। लोमड़ी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे शेर खान था। लोमड़ी तुरंत ही तेज दौड़कर वहाँ से भाग गई। शिकार हाथ से निकल जाने पर शेर खान बहुत गुस्सा हुआ और चीकू से बोला, नाड़ी कहीं के, तेरी वजह से लोमड़ी भाग गई। अरे बंदर, सिर्फ तेरे अनाड़ीपन की वजह से आज शिकार हाथ से निकल गया। महाराज, मेरी गलती नहीं है, मैं तो पेड़ पे आराम से छुपा हुआ था। अचानक से मेरे हाथ में कांटा चुभ गया, जिस कारण मैं चिल्ला उठा। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगा। अभी मैं आपके लिए दूसरा शिकार ढूंढ के लाता हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। तो मुझे अनाड़ी बंदर लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुझसे कुछ होने वाला है। तू ऐसे ही मुझे पागल बना रहा है। अरे हाँ सियार भाई, तुम्हारी आवाज में तो शेर की गर्जना है। क्या बताऊं दोस्त, सब किस्मत का खेल है। पिछले जन्म में तो मैं इस जंगल के शेर राज का दादा था। दादा? हाँ, तभी तो मेरी आवाज में शेर जैसी दहाड़ है। ये मेरा पुनर्जन्म है भाई। तो तुम शेर राज को बताते क्यों नहीं कि तुम पिछले जन्म में उनके दादाजी थे? कैसे बताऊं? वो मेरी बात का यकीन थोड़ी ना करेंगे। शेर राज अपने बच्चे के मुंह से अपने दादा की पुनर्जन्म की बात सुनकर खुश हो जाता है और सियार देखते ही उसके पैर छू लेते हैं। तो सियार ही नहीं, पूरा दरबार चौंक जाता है। मेरे प्यारे जंगल वासियों, मेरे प्रजनों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सियार के पैर क्यों छुए। तो आप लोगों को बता दूं कि ये सियार मेरे पिछले जन्म के दादाजी हैं। हाँ? माफ करना शेरराज, पर ये सियार कैसे आपके दादाजी हो सकते हैं? बताइए दादाजी। मैं पिछले जन्म में इनका दादाजी था। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, तुम्हारे दादाजी मंगलू हाथी। क्या मेरे दादाजी को भी आप जानते हैं? जानते हैं? अरे बचपन के दोस्त थे मेरे। हमारी दोस्ती से तो पड़ोसी जंगल के हाथी जलते थे। अरे वो दंगलू हाथी था ना? वो पड़ोस के जंगल वाला? हाँ वही। अरे वो तो इतना जलता था कि उसी जलन में उसने एक दिन, जब मैं अपने पोते यानी कि शेर राज को घुमाने के लिए लेकर पहाड़ी पर गया, तो दंगलू हाथी वहाँ आ गया। मेरे पोते को उठाकर पहाड़ी से फेंक देना चाहता था। इसे बचाने के लिए मुझे उससे टकराना पड़ा। ये तो बच गया, पर मैं उससे लड़ते हुए पहाड़ी से गिरकर मर गया। हाँ, हमने सुना तो था, दंगलू हाथी ने किसी शेर को पहाड़ी पर मार दिया था। पर समझ में नहीं आता है, तुम्हें सियार का ही जन्म क्यों मिला शेर दादा? ओहो, हम शेर लोग सियार से अपनी बहुत सेवा करवाते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझते। ये उसी का पाप है जो इस जन्म में मैं सियार बनकर पैदा हुआ। बस मेरी दहाड़ आज भी पिछले जन्म सी है। वाह, ऐसी दहाड़ हमने बचपन में एक बार दादाजी की सुनी थी। सचमुच आप मेरे दादाजी ही हैं। मुझे तो मेरा पूर्व जन्म याद आ गया, पर बाकी के हमारे पूर्वज, मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तरह हमारे पूर्वज भी अपने पाप की सजा भुगत रहे हों और सियार बन के घूम रहे हों।
आपने एकदम सही कहा। जंगल वासियों, एक बात याद रखो, आज के बाद जंगल के सारे जानवर रोज सवेरे हमारे दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। और दूसरी बात, आज के बाद कोई भी सियार समाज को परेशान नहीं करेगा। पता नहीं कौन सा सियार हमारा परदादा हो, कौन सी सियार हमारी दादी नानी हो। और इसी डर से सियार को लोग सियार नहीं, शेर दादा कहने लगते हैं। फिर तो सियार की दादागिरी इतनी बढ़ जाती है कि अब किसी की समझ में नहीं आता है कि क्या करें। सारे जानवर मिलकर मीटिंग करते हैं। भाइयों, इस तरह तो सारे सियारों की कौम का जंगल पर राज होता जा रहा है। शेर राज से तो शिकायत करके कोई फायदा नहीं। अब हम क्या करें? चलो सियार दादा से मिलकर संधि कर लेते हैं कि भाई हम तुम्हारी हर सेवा करेंगे, पर तुम हमें सताओ मत, हम पर दादागिरी मत करो। और बंदर सियार को मिलने उनके पास पहुंचता है तो कई सियारों को एक साथ हंसते देख चौंक कर छुप जाता है। वो कान लगाकर सुनता है। एक सियार कह रहा है, वाह यार, तुम्हारी वजह से तो सारे सियार कौम के मजे हो गए। हाँ, लोग तुम्हें सचमुच शेर राजा का दादाजी समझने लगे हैं। तो क्या ये शेरराज का दादाजी नहीं है? अरे वो तो अच्छा हुआ कि 1 महीने की प्रैक्टिस से मुझे शेर जैसा दहाड़ना आ गया, वरना कोई यकीन नहीं करता कि मैं उसका दादाजी हूँ। बंदर की बात सुनकर सभी चौंक पड़ते हैं। और दूसरे दिन जैसे ही जंगल के जानवर सियार दादा के पैर छूने आते हैं, शेरराज दहाड़ते हैं। ये क्या बदतमीजी है गेंडे महाराज? तुम जानते नहीं, ये मेरे दादाजी हैं। जानता हूँ, ये आपके दादाजी ही नहीं, मेरे पिछले जन्म के दुश्मन भी हैं। दुश्मन? हाँ, पिछले जन्म में मैं हाथी था। मेरी और इनकी टक्कर में ये मर गए। इस बात की मुझे सजा मिली। मेरी सूंड काटकर भद्दी सी नाक में बदल दी गई। मेरे 2 बड़े बड़े दांत की जगह एक बड़ा सा दांत बीच में लगा दिया गया। मेरी पूंछ काटकर छोटी कर दी गई। मेरा भारी शरीर तो भारी ही रह गया, पर घटाकर छोटा कर दिया गया। क्या? हाँ, ये आपके दादाजी यानी शेर को मारने के पाप की सजा मिली। हो सकता है इस जन्म में भी मार दूं, तो अगले जन्म में मुझे और भी छोटा होने की सजा मिले, तो मैं शेर बनकर जन्म लूं। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं शेर का दादा नहीं हूँ। हाँ शेरराज, मैं तो पड़ोसी गांव के जंगल का सियार हूँ। एक दिन गलती से मैं एक घर में कैद हो गया, जहाँ मैंने पुनर्जन्म का एक नाटक देखा। मैंने सोचा काश मेरा भी शेर के यहाँ पुनर्जन्म हो जाए, और तभी मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं पुनर्जन्म की बात फैला दूं। फिर मैंने सारे सियारों से मिलकर इस प्लान पर काम किया और सोचा कि इस तरह सारे सियार कौम का भला हो सकता है और मैं भी राजा बन सकता हूँ। सुनकर सभी मान गए, और मुझे पता था कि आपका बच्चा नया शिकार खेलने निकला है, तो उसे सुनाने के लिए ही मैंने ये कहानी कीदड़ को सुनाई। और क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि सीधी कही हुई बात का कोई असर नहीं होता, पर यही बात आपके बेटे से कहलवाई तो आप पर उस बात का असर हुआ। मुझे माफ कर दीजिए गेंडा भाई, मैं वो दादा नहीं हूँ जिसकी हत्या का तुम पे पाप लगा है। मैं भी वो हाथी नहीं हूँ जिसने शेरराज के दादाजी को पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया था। मैंने तो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए पुनर्जन्म का नाटक किया था। क्या? हाँ। मुझे माफ कर दो शेरराज, आज एक बात मेरी समझ में आ गई है कि झूठ कितनी भी सफाई से बोलो, कितनी भी चतुराई से बोलो, पर एक दिन सच सामने आ ही जाता है। चालाक लोमड़ी। कुछ समय पहले की बात थी। एक हरे भरे जंगल में सुहाना मौसम में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहता था। एक दिन लोमड़ी को 2 बंदर के बच्चे दिखाई दिए। वह दोनों एक केले के लिए लड़ाई कर रहे थे।
यह देखकर लोमड़ी ने उन दोनों के पास जाकर कहा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों इस तरह लड़ाई कर रहे हो? एक बंदर के बच्चे ने लोमड़ी से कहा, कुछ भी नहीं, उस केले को पहले मैंने देखा था और पहले मैंने लिया था। अब छोटा बंदर भी ये केला मांग रहा है। तब छोटे बंदर ने लोमड़ी से कहा, नहीं नहीं, पहले मैंने उस केले को देखा था, लेकिन इस बड़े बंदर ने मुझसे उस केले को छीन लिया। ये केला मेरा है। लोमड़ी ने उन दोनों बंदर के बच्चों से कहा, देखो, दोनों इस तरह बातें मत बढ़ाओ। तुम दोनों उसके लिए आधा आधा बांट कर खा लो। अब वो दोनों बंदर उसी तरह से बांट कर खाकर खुश हो गए। इस तरह लोमड़ी अपने चालाकी के कारण सबको पसंद आता था। अपने मन में सोचा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं अभी जंगल में जाकर भोजन ढूंढता हूँ। लोमड़ी जंगल में भोजन ढूंढने लगा। तभी उसे एक अंगूर के पेड़ के नीचे थोड़े अंगूर दिखते हैं। उन फलों को देखकर लोमड़ी कहता है, वाह वाह, इतनी दूर आकर भोजन ढूंढने के वजह से मुझे मेरा मनपसंद भोजन मिला। कहकर लोमड़ी जी भर के अंगूर खाता है। लोमड़ी अपने दिल में सोचने लगा, अरे यहाँ अंगूर तो बहुत खट्टे हैं, मेरा पेट भर गया, अभी मुझे पानी पीना चाहिए। लोमड़ी प्यास से पानी ढूंढ रहा था। लोमड़ी पानी ढूंढने के कारण बहुत दूर चलने से थक गया। इतने में उसे एक छोटा सा तालाब दिखा। लोमड़ी ने तालाब के पास जाकर पानी पीना चाहा। इतने में वहाँ एक शेर आया और कहने लगा, रुको रुको, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं अभी गोश्त खाकर आ रहा हूँ, पहले मैं पानी पीऊंगा। तब लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, पहले मैंने इस तालाब में पानी देखा था और बहुत प्यास लग रही है, इसलिए पहले मैं पानी पीऊंगा। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, क्या कह रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए पहले मैं पानी पीऊंगा, तुम बाद में पी लेना, समझते क्या हो अपने आप को? तब लोमड़ी ने अपने मन में सोचा, अरे लगता है शेर बेकार में लड़ाई कर रहा है, क्योंकि इस तालाब में तो थोड़ा सा ही पानी है। अगर शेर ने पानी पी लिया तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए। सोचते हुए लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज महाराज, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, आपकी जितनी सुंदरता किसी और जानवर के पास भी नहीं है। आप जितना तेज भागते हैं कोई और जानवर भाग नहीं सकता। गोश्त खाकर बहुत बलवान भी हो गए हैं आप। यह बातें सुनकर शेर बहुत तारीफों में गिर गया। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, वाह वाह, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा प्यास तो बुझ गया। इस तरह लोमड़ी ने फिर एक बार तारीफ की, प्यास तो बुझ गया। इस तरह लोमड़ी ने फिर एक बार तारीफ की। लोमड़ी ने शेर से कहा, हाँ महाराज। ने फिर एक बार तारीफ की। लोमड़ी ने शेर से कहा, हाँ महाराज, आप ही तो इस जंगल के जानवरों के लिए मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हो। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, हमेशा आगे रहते हो। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, ठीक है, अरे तुम पानी पी लो। क्या मैं इस जंगल के जानवरों के लिए पानी भी त्याग नहीं सकता? इस तरह लोमड़ी अपने समझदारी से शेर की तारीफें करके पानी पीकर वहां से निकल लेता है।